साथियों, मेरा नाम विहान। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर हमारा रहेगा 16017 और प्रीवियस टेस्ट जितने भी हैं वो आपको इस नंबर के ऊपर मिल जाएंगे 8278723715। लेकिन अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं होम्योपैथी की, यूपी ट्रिपल एससी की, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी जितने पॉइंट और यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथी ने मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सारी नोट्स, एमसीक्यूज और साथ में लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, और साथ में देखिए आपको कंप्यूटर के कम से कम 2500 क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों भाषाओं में सॉल्यूशंस के साथ। और इतना ही नहीं, 5000 एमसीक्यू सीरीज होम्योपैथी की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये आपकी रिटर्न एग्जाम तक चलेगी। और अगर आप आज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें आपको तब तक बेनिफिट्स मिलते रहेंगे जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती है। ठीक है, और मैं तो यही चाहूंगा कि 397 पोस्टें हैं, ठीक है, और एक सरकारी सीट किसी भी तरह से आपकी फिक्स हो जाए। लेकिन सिंपल है, सिंपल यही है कि सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, बाकी शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस देखिए जल्दी से जल्दी से। फुल फॉर्म ऑफ लेजर इज, बताइए लेजर का पूरा रूप। फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन, ये इसका सही आंसर होगा। लो एस्टिमुलेशन ऑफ स्मॉल एनर्जी रिजर्व्स, क्या ये इसका सही आंसर होगा। लाइट एस्टिमुलेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन, ये इसका सही आंसर है। या फिर लाइट एरे कॉजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर ये इसका सही आंसर है। जल्दी से बताना है, 3 सेकंड सभी के पास रहते दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो इस वीडियो को इस समय देख रहा है वो लेजर के बारे में नहीं जानता होगा, नहीं कभी सुना ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, बचपन में आप सभी लेजर लाइट के साथ कभी ना कभी तो खेले होंगे। ठीक है, नहीं खेले हैं तो लेजर लाइट तो देखी होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेजर लाइट कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है आजकल के टाइम पे। ठीक है, आप फंक्शन में जा रहे हो वहां पे भी लेजर लाइट्स हो रही हैं। ठीक है, आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हो तो वहां पे लेजर लाइट है, ऑपरेशन आजकल लेजर से हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि स्पेस में भी लेजर का यूज आज के टाइम पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन है क्या ये लेजर? हमने तो फुल फॉर्म पढ़ ली, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना पढ़ना है? ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है, कि ये चीज यहाँ पर कह के रही है, सिंपल सी चीज है। देखिए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन का मतलब है उत्तेजित उत्सर्जन से प्रकाश को बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा देकर प्रकाश की किरणों को तेज और शक्तिशाली बनाया जाता है। इसका उपयोग लेजर बनाने के लिए किया जाता है। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है लेजर का कि अगर आज मैं पढ़ाना शुरू करूं तो अगले 2 साल में कंप्लीट नहीं होगा। इतना टफ लेजर का ऊपर की पूरी क्लासेस बन सकती है। लेकिन आपको कितना पढ़ना है? आपको उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारी 5000 एमसीक्यू सीरीज और साथ में आपके लिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो कि आपके होम्योपैथी के टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने कर लिया, पढ़ लिया, 397 में से आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फर्स्ट चेंज टू ऑक्योर आफ्टर नर्व कट इज, बताइए जल्दी से क्या होगा? तंत्रिका कटने के बाद सबसे पहले कौन सा परिवर्तन होता है भाई? कौन सा होगा? क्या ये स्वान सेल माइटोसिस होगा, एक्सोनल स्प्राउटिंग होगी, माइलिन शीट डीजनरेशन होगा, या फिर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी से। फर्स्ट चेंज क्या होगा ऑक्योर आफ्टर नर्व कट? जब नर्व कटेगी तो सबसे पहले कौन सा परिवर्तन होता है? जल्दी से बताइए, सभी को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइलिन शीट डी जनरेशन यहाँ पर होगा। देखिए ये क्या चीज है। ठीक है, मैं आपको इस इमेज को बड़े ध्यान से देखने को कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि फिर मैं इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो एक लड़की है, ठीक है, ये व्हील चेयर के ऊपर बैठी है। ठीक है, माइलिन शीट यहाँ पर डीजनरेशन हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, और न्यूरॉन, ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ लिया। क्योंकि ये इमेज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा नहीं कि सिर्फ सेम टू सेम क्वेश्चन डाल देगा। क्वेश्चंस का टॉपिक वही रहता है, लेकिन मॉडिफिकेशन होती है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। देखिए, माइलिन शीट डीजनरेशन का मतलब है नसों को घेरने वाली परत का खराब होना। बस एक लाइन में अब आपको पूरा कंप्लीट पता चल चुका है कि माइलिन शीट डीजनरेशन क्या है भाई, कि नसों को घेरने वाली परत का जो है वो खराब होना, तो उसको हम कहेंगे माइलिन शीट डीजनरेशन। ठीक है, लेकिन अब इससे काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा और हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए,
माइलिन एक परत है जो तंत्रिकाओं को सुरक्षा देती है और संदेशों को तेजी से भेजने में मदद करती है। ये जब ये परत खराब होती है तो नसों के काम करने में दिक्कत होती है। इससे कमजोरी, सुन्नता और चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, ये मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं को घेरने वाली सुरक्षात्मक परत यानी कि माइलिन का टूटना है। यानी कि इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर माइलिन दैट सराउंड्स द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। माइलिन संदेशों को तेजी से और सुचारू रूप से पहुंचाने में मदद करता है। इसके नुकसान से तंत्रिका संकेतन धीमा या फिर बाधित हो जाता है। नर्व सिग्नलिंग इज स्वेलर्ड और डिस्टरप्टेड। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखिए, जिससे मांसपेशियों की कमजोरी यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी, ठीक है, और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इस इमेज में यही चीज हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माइलिन शीट का एकदम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर भाई देखिए माइलिन शीट के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, नसों को घेरने वाली परत का खराब होना है। ठीक है, माइलिन एक परत है जो तंत्रिकाओं को सुरक्षा देती है, संदेशों को तेजी से भेजने में मदद करती है। क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं ये सिर्फ क्या है, सिग्नल्स तो हैं। ठीक है, नहीं तो आपने कई भी ऐसे लोग देखे होंगे जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो मेंटल हो चुके हैं, उनको तो पता भी नहीं कि खाना कैसे है। ठीक है, खाने का किस तरह से निवाला मुंह में लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये संदेश हैं जो हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं को घेरने वाली सुरक्षात्मक परत यानी कि माइलिन का टूटना है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब माइलिन के बारे में बात हो रही है तो देखिए संदेशों को तेजी से पहुंचाने सुचारू रूप से, ठीक है, उसमें मदद करता है। इसके नुकसान से तंत्रिका क्या होती है, संकेतन धीमा और बाधित होता है। ठीक है, एक कंक्लूजन हमने निकाल के यहाँ पर दे दिए कि देखिए जिससे मांसपेशियों की कमजोरी, कोऑर्डिनेशन की कमी और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएं से हो सकती हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। लेकिन टॉपिक वाइज क्लासेस थ्योरी फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बिना काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि वो थ्योरी क्लासेस अगर आपने अच्छे से देखी, ठीक है, उसके बाद ये आप एमसीक्यूज लगा पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इन एडिसन डिजीज देयर इज राइज इन। एडिसन रोग में किसका स्तर बढ़ जाता है? क्या ये ब्लड ग्लूकोज का बढ़ता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ता है, सीरम पोटेशियम का बढ़ता है, या फिर सीरम सोडियम का बढ़ता है? जल्दी से बताना है भाई, जल्दी से। एडिसन रोग में किसका स्तर बढ़ जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीरम पोटेशियम का स्तर जो बढ़ जाता है एडिसन रोग में। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। ठीक है, देखिए एडिसन रोग यानी कि एडिसन डिजीज में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है। ये रोग तब होता है जब एडर्नल ग्लैंड्स, ठीक है, एडर्नल ग्लैंड्स पर्याप्त मात्रा में कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज हो रही है कि एडिसन जो रोग है वो पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है तब होता है। ठीक है, ये तब होता है। अब देखिए ये कब होगा, सिंपल सी चीज है, ये तब होगा जब एडर्नल ग्लैंड्स पर्याप्त मात्रा में कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनाती है। एल्डोस्टेरोन की कमी के कारण सोडियम का जो स्तर है वो घटता है और पोटेशियम का स्तर जो वो बढ़ जाता है। सिंपल सी चीज यहाँ पर थी। ठीक है, अब देखिए इसके प्रमुख प्रभाव की बात कर लेते हैं, इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, उच्च पोटेशियम आपका हो गया, निम्न सोडियम हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, थकान और कमजोरी इसमें आपकी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज, क्या इसका सही आंसर होगा? बताइए, क्या ये फॉलिकल मैचुरेशन एंड ओव्यूलेशन, मिल्क सीक्रेशन, causes progesterone secretion during ovulations, maintains placenta? बताइए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य है, क्या कार्य है? सिंपल सी चीज है, क्या कार्य है? आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने, दोनों भाषाओं में। जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि फॉलिकल मैचुरेशन एंड ओव्यूलेशन, अंडाशय का परिपक्वता और अंडोत्सर्जन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं भाई ये क्या चीज आ गई। ठीक है, देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच का प्रमुख कार्य, महिलाओं में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम पुरुषों में बात करेंगे। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में। ठीक है, देखिए
महिलाओं में ओवुलेशन, ये अंडाशय ओवरी से परिपक्व अंडे को बाहर निकालने में मदद करता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण जो है सेकंड पॉइंट में, ये अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। क्लियर होगी बात? अब देखिए, मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण यानी कि प्रजनन चक्र को संतुलित करता है, ठीक है। तो ये होगी बात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रमुख कार्य महिलाओं में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब पुरुषों में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत क्लेवर होता है, ठीक है। देखिए पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्राव का, ठीक है। देखिए ये वृषण यानी कि टेस्टिस में लेडिंग सेल्स को उत्तेजित करता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करती है, ठीक है। शुक्राणु उत्पादन यानी कि टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से शुक्राणु निर्माण में ये मदद करता है। सिंपल सी चीज है। देखिए अगर एलएच का स्तर सामान्य से अधिक, कम या अधिक होने पर बांझपन और हार्मोन संबंधी समस्याएं फिर हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि एलएच अगर कम रहेगा, कम ज्यादा रहेगा, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, तो फिर हमें ये चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी इन क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय सिंपल स्पायरोमेट्री एक्सेप्ट, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का, ठीक है। देखिए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इसका सही आंसर होगा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इसका सही आंसर होगा। रेजिडुअल वॉल्यूम, ये इसका सही आंसर होगा। या फिर टाइटल वॉल्यूम, ये इसका सही आंसर होगा। जल्दी से बताइए कि फास्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय सिंपल स्पायरोमेट्री एक्सेप्ट, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य स्पायरोमेट्री द्वारा माप नहीं जा सकता, ठीक है, मेजर नहीं किया जा सकता, बताइए। इंग्लिश में इनके नाम जरूर पढ़ना, ठीक है। हिंदी में थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, मैं अभी आपको कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो हिंदी में क्या होता है कि जरूर नहीं कि आपको ये ऐसा ही हिंदी आपको वहां पे मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश क्या होती है कि वो एग्जैक्ट रहती है इन वर्ड्स में, ठीक है। और एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर डालता है तो उसने स्पेशल मेंशन भी किया होता है कि कल को अगर कोई दिक्कत होती है ट्रांसलेशन में, तो इंग्लिश को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी हिंदी को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स जो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश के नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है। तो बताइए, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको इंग्लिश में वर्ड्स याद करने चाहिए, ठीक है। बताइए स्पायरोमेट्री द्वारा माप नहीं जा सकता। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम इसका सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ये चीज क्या है। उम्मीद करूंगा कि ये आपने कभी ना कभी तो देखा होगा हॉस्पिटल में, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसा पेशेंट हैंडल किया होगा, ठीक है। आपको पता है कि स्पायरोमीटर होता है ये, ठीक है, ये आपका माउथ पीस होता है, मुंह में लेना होता है ये, ठीक है। इसमें हवा जो वो जोर से हवा इसमें डालनी होती है, ठीक है, मतलब जितना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और उससे होता क्या है कि ये जो आपका इंडिकेटर है, ठीक है, ये इंडिकेटर आपका शो करता है जो बॉल्स हैं, ठीक है, ये ऊपर नीचे करते हैं। ये क्या चीजें दर्शा रहे हैं, ये आपका फेफड़े की हेल्थ को बताते हैं, ठीक है। म्यूकस हो गया आपका, बलगम हो गया आपका, ठीक है, आपके फेफड़े की जो कंडीशन है वो किस टाइप की है, ठीक है। तो ये आपका स्पायरोमीटर ये काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चंस पूछा था। एग्जामिनर ने ये पूछा कि हमें भाई ये बता दो कि भाई स्पायरोमीटरी जो वो मेजर करता है सिवाय इसको छोड़ के। तो देखिए इसका सही आंसर होगा रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि ये नहीं है भाई, ठीक है। तो फिर कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सामान्य स्पायरोमेट्री केवल फेफड़ों में हवा के आने जाने वेंटिलेशन से जुड़े वॉल्यूम और क्षमता को मापती है, लेकिन फेफड़ों में हमेशा बची हुई हवा यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम को सीधे माप नहीं सकते। ये याद रखो, ये एक ही लाइन में देखो, एक ही लाइन में हमने क्या किया है, हमारी टीम ने क्या किया है कि एक ही जो हमारे होम्योपैथी के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, एक ही लाइन में उन्होंने आपको बता दिया, पूरा का पूरा बुक्स का कंक्लूजन दे देते हैं हम आपको, ठीक है। क्योंकि आपको भाई सरकारी नौकरी से मतलब है, सिंपल सी चीज है, सरकारी नौकरी लगे आपका, चाहे क्वेश्चन जैसे मर्जी ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपको सेंस कितनी है, पढ़ाई की या नहीं की है, लेक्चर्स लगाए या नहीं लगाए, बस सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए वैसे तैसे करके, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फेफड़ों में बची हुई हवा जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम को सीधे माप नहीं सकती है, इसलिए, ठीक है। देखियो स्पायरोमेट्री से मापे जाने वाले मापदंड, ठीक है, पैरामीटर्स मेजर्ड विद स्पायरोमेट्री। तो इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम है, याद रख लो, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, आना चाहिए। टाइडल वॉल्यूम आपका हो गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपका इसमें हो गया, इनकी आईसी, और वाइटल कैपेसिटी, ये आपके मेजर्ड स्पायरोमेट्री के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर साइनोसिस और ब्लिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन, बताइए
साइनोसिस या त्वचा और श्लेष्म झिल्ली का नीला रंग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? क्या ये रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के ऊपर ये निर्भर करेगा? एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के ऊपर ये निर्भर करेगा? थिकनेस ऑफ स्किन के ऊपर करेगा? या फिर फ्रेगिलिटी ऑफ द कैपिलरीज के ऊपर ये निर्भर करेगा, यानी कि फर्जिलिटी। ठीक है, फर्जिलिटी है ये। ठीक है, बताइए अब इसका सही आंसर क्या होगा? साइनोसिस या त्वचा और श्लेष्म झिल्ली का रंग नीला रंग निम्नलिखित पर निर्भर करता है, बताइए। कम ऑक्सीजन वाले और ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन का सापेक्ष अनुपात, कम हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा, त्वचा की मोटाई, या फिर रक्त वाहिनियों की नाजुकता। बताइए जल्दी से बताइए, सभी को आना चाहिए। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि कम ऑक्सीजन वाले और ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन का सापेक्ष अनुपात ये निर्भर करेगा साइनोसिस या त्वचा और श्लेष्म झिल्ली का नीला रंग। ठीक है, इसके ऊपर करेगा ऑप्शन नंबर ए के ऊपर। ठीक है, आप देखिए शरीर में नीले पड़ने की वजह तो बहुत सारी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है ठीक है कि साइनोसिस के कारण ही होगी, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी होगी, पीरियड्स के दौरान भी कई बार ऐसा सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, हेमरेज भी हो सकता है इसमें। ठीक है, एनीमिक होने पर भी हो सकता है, ये चोट लगने के ऊपर भी नीला बना सकते हैं। कारण बहुत से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए साइनोसिस या त्वचा और श्लेष्म झिल्ली का नीला रंग होने के कारण है। ठीक है, हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन की कमी, जब खून में ऑक्सीजन की कमी होती है तो रक्त का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, जिससे त्वचा और श्लेष्म झिल्ली पर नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा में बदलाव। ठीक है, यदि खून में ऑक्सीजन को वहन करने वाली लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो ये साइनोसिस का कारण बन सकता है। ठीक है, खराब रक्त संचार, यदि रक्त ठीक से परिसंचरण नहीं कर पाता या फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान सही से नहीं हो पाता तो इससे भी साइनोसिस हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है जितने भी अस्थमेटिकल पेशेंट रहते हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, उनका सिम्टम क्या है? उनका सिंपल सा सिम्टम है एलर्जी और साइनोसिस, उनको होता ही होता है मैक्सिमम पेशेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कीटोन बॉडी के ऊपर। ठीक है, कीटोन बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कीटोन बॉडी विच इज मैक्सिमम इन डायबिटिक कीटो कीटोएसिडोसिस। बताइए जल्दी से, कीटोन बॉडी विच इज मैक्सिमम इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्या ये एसीटोन है, पायरुवेट है, एटोएसिटिक एसिड है, या फिर ऑक्सालोएसिटेट है? बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसीटोन। यहाँ पर बात की हो रही है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में अधिकतम कीटोन बॉडी कौन सी होती है? बस याद रख लो एसीटोन होती है। अब अगर क्वेश्चंस ये नहीं आया, कोई और क्वेश्चंस आ गया, कैसे पता करेंगे? मैं बताता हूँ। देखिए अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो देखिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी कि डीकेए में प्रमुख मुख्य रूप से जो कीटोन बॉडी सबसे अधिक पाई जाती है वो हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड है। बस इतना याद रखो, एक लाइन याद रख लो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक गंभीर स्थिति है जो आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज में होती है, जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है और इसलिए ऊर्जा के लिए वसा का उपयोग शुरू कर देता है, यानी फैट का उपयोग शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में लीवर वसा को तोड़कर, ठीक है, कीटोन बॉडीज का निर्माण करता है। इसलिए बार बार ये क्यों कहा जाता है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए फैट इतना कम लेना है खाने में भी, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर चीज में मेंटेन रहे। अगर फैट ज्यादा होगा, शुगर ज़्यादा बढ़ेगी, फिर उससे बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, और इसलिए वॉकिंग जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए मैंडेटरी किया जाता है कि भाई आपको करनी ही करनी है, आपको अपनी कैलोरी जो बर्न करनी ही करनी है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यही एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई बता दो भाई हमें कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में अधिकतम कीटोन बॉडी कौन सी होती है? तो देखिए एसीटोन हमने एकदम से बता दिया, जिसमें हमने ये पढ़ लिया कि भाई डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मुख्य रूप से जो कीटोन बॉडी अधिक पाई जाती है वह आपकी हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड है। ठीक है, और थोड़ा सा हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो होल व्हीट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, बताइए संपूर्ण गेहूं किसका उत्कृष्ट स्रोत है, विटामिन डी का, सी का, थायमिन का या फिर ए का, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थायमिन। देखिए संपूर्ण संपूर्ण गेहूं का उत्कृष्ट स्रोत सी यानी कि थायमिन है। थायमिन विटामिन बी 1 एक आवश्यक विटामिन है जो ऊर्जा उत्पादन तंत्रिका तंत्र का कार्य प्रणाली और मांसपेशियों की सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण गेहूं में यह विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपने सिंपल करना क्या है, 8278723715 पर जल्दी से व्हाट्सएप करो, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम इसमें आपको कम से कम 86 लेक्चर्स मिल जाएंगे। 86 लेक्चर्स का मतलब ये है कि कम से कम आपकी इन लेक्चर से 60% तैयारी हो जाएगी, ठीक है, 60%। और बाकी की 40% कहाँ से होगी, बाकी की 40% तैयारी होगी आपकी 5000 MCQ सीरीज से होगी, ठीक है, आपकी टेस्ट से होगी, ठीक है, मॉक टेस्ट से होगी, ठीक है, और आपकी 2500 MCQs जो कि आपके कंप्यूटर को हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जो कि आपकी इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह रहा हूँ कि बस इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, और इसमें आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे होम्योपैथी के, ठीक है। इतना पढ़ लो जो कि एक्सपर्ट्स के अंडर है सब कुछ, ठीक है। इतना कर लिया, ये 397 पोस्ट भाई बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर डेटा की बात करें तो 1500 या फिर 2000 के बीच में अगर ये फॉर्म सबमिट हुए होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम लमसम इतना भी मानकर चले तब भी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये डेटा कुछ भी नहीं है फिर तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक पीएन जैसी पोस्ट के लिए आज 10 लाख तक एस्पिरेंट्स जो वो अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो भाई अगर कंपटीशन अगर कुछ भी नहीं है तो कर लो फिर, ठीक है। नौकरी सरकारी ही सबसे बेस्ट है, सिक्योर है, ठीक है। सिक्योर के साथ आपको देखिए आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित है। समाज में अगर आप जाएंगे कहीं, फैमिली में जाएंगे, रिलेटिव्स में जाएंगे, ठीक है, इज्जत मान सम्मान तो भाई मिलता ही मिलता है, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आज ही खुद को एनरोल करवा लेना है, ठीक है। धन्यवाद।